नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की नई भर्ती 2025 के बारे में। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो रही है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित की गई है। यदि आप बिहार में पुलिस का नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए यह अवसर सुनहरा है। आइए हम विस्तार पूर्वक वीडियो में जानते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, कौन कौन से एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से पात्र है, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या है और क्या वेतन रहने वाला है, किस कैटेगरी के कितने सीट है और शारीरिक मापदंड क्या क्या है, इसके बारे में वीडियो में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने विज्ञापन संख्या 3/2025 जारी किया है। मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना दी है। आगे मद्य निषेध सिपाही, जिसका लेवल 3 का वेतनमान की नौकरी है, रिक्तियों की संख्या 1603 निर्धारित की गई है। कक्षपाल लेवल 3 2417 रिक्तियों की संख्या और चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 108, कुल मिलाकर 4128 की रिक्ति है और भर्ती होने वाली है। आगे देखते हैं, रिक्ति संख्या की बात करें तो यहाँ पे मद्य निषेध सिपाही जो वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 संख्या 1,603 निर्धारित की गई है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के सीट की बात करें तो पदों की संख्या 678, महिलाओं में 35% आरक्षण के तहत 237, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आरक्षण की बात करें तो टोटल 160, एससी कैटेगरी के लिए 242, एसटी कैटेगरी के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 260, पिछड़े वर्ग के लिए 196, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 51, कुल मिलाकर 1603 सीट पदों की संख्या वो मद्य निषेध सिपाही के लिए है, जिसमें से आरक्षित महिलाओं को अगर कहें 544 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। आगे कक्षपाल की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी का जो सीट की संख्या है टोटल 929 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 225 सीट है, एससी कैटेगरी के लिए 518 सीट है और एसटी के लिए टोटल 39 सीट है। ईबीसी की कैटेगरी की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 385 सीट है, बीसी के लिए 301 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए टोटल 20 सीट है। कुल मिलाकर 2417 सीट है, जिसमें से महिलाओं को 781 सीट निर्धारित की गई है। चलन दस्ता सिपाही की बात करें तो लेवल 2 19,900 से टोटल 108 सीट है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 56 सीट निर्धारित की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट, एससी के लिए 22 सीट, एसटी के लिए 3 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट और पिछड़े वर्ग के लिए आपका सीट नहीं है इसमें, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 सीट। इस प्रकार से कुल मिलाकर 108 सीट की भर्ती होने वाली है। हालांकि ये जो सीट है आपका जो बढ़ भी सकता है और लिखित परीक्षा के पूर्व यदि अधियाचना अधिकार प्राधिकार को प्राप्त हो जाती है तो इसमें से संशोधन हो सकता है। पदों की संख्या, जो रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। आगे देख सकते हैं, आगे बात करते हैं और आप देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट निर्धारित की है csbc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। और इसके साथ ही साथ
जो पात्रता की बात करते हैं, मद्य निषेध सिपाही और कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता की बात करते हैं। तो इस विज्ञापन के तहत उम्मीदवार भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की डोमिसाइल नहीं है, किसी भी स्टेट के आप हैं। यदि आप हैं तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, बशर्ते आपकी कैटेगरी जनरल होगी। दूसरे स्टेट वाले आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे चलन दस्ता सिपाही की बात करते हैं तो इसके लिए आपको एक वैलिड जो है ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, या तो इसके पूर्व की जो विज्ञापन तिथि है इसके पूर्व का बना हुआ 4 पहिया, 2 पहिया या हल्का LMV एवं मोटर HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन लाइसेंस धारक होना अनिवार्य होगा। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लिए पुरुष की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी और पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है। सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर आपका सीना बिना फुलाए सीने की माप होनी चाहिए और 86 सेंटीमीटर आपका फुलाकर माप होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट की बात करते हैं 160 सेंटीमीटर और सीने की बात करते हैं 79 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ऊंचाई की बात करते हैं तो 155 सेंटीमीटर और सीने की माप महिलाओं का नहीं लिया जाता है। और ध्यान रखेंगे जो भी कैटेगरी के हैं आप फुलाने के बाद सीने की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर की अंतर होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी की वजन की बात करेंगे 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 48 किलोग्राम निर्धारित की गई है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड है वो जो महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड है उसी के समतुल्य होगा। शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो मद्य निषेध सिपाही और चलन दस्ता सिपाही के पदों के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है वो इंटरमीडिएट अर्थात 10+2 या किसी भी बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या कोई भी बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। और कक्षपाल की बात करेंगे तो किसी भी राज्य स्तरीय शासन केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद से इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है। अर्थात दोनों पदों की बात करेंगे, तीनों पदों की बात करेंगे तो कम से कम आपका इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करते हैं तो मद्य निषेध सिपाही के लिए उम्र सीमा जो है वो आपका सबसे पहले मैट्रिक से गणना की जाएगी। जो उम्र तिथि जो आपका जन्म तिथि मैट्रिक में दी गई है उसी के अनुरूप क्या दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो जनरल कैटेगरी के सीट है गैर आरक्षित कोटि के लिए आपका न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम जो उम्र सीमा है 2 वर्ष की छूट दिया जाएगा, अर्थात न्यूनतम उम्र सीमा उनके लिए भी 18 वर्ष होगा और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष है। और पिछड़े वर्ग की एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा होगा उसमें 3 वर्ष का शिथिलीकरण किया जाएगा, अर्थात न्यूनतम उम्र सीमा उसके लिए 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का जो ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण किया जाएगा, अर्थात जो ST SC के अभ्यर्थी है उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होगा वो 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी। वहीं कक्षपाल की बात करेंगे तो कक्षपाल पद के लिए अभ्यर्थी को उम्र की गणना मैट्रिक स्तर पर की जाएगी। और इसका भी जो उम्र सीमा की बात करते हैं तो इनके लिए जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा आपका 23 वर्ष निर्धारित की गई है। पिछड़े वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 2 वर्ष का शिथिलीकरण किया जाएगा, तो अर्थात न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो उसमें आपका न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष, अर्थात इसमें जो है आपका 3 वर्ष का शिथिलीकरण किया जाएगा। ST SC के जो उम्र सीमा में है वो 5 वर्ष का शिथिलीकरण किया जाएगा, तो जिसमें से न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा जो है 28 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षपाल की बात करेंगे तो जो गृह रक्षक जो होमगार्ड वाले अभ्यर्थी है तो वो आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष उम्रों में छूट दी जाएगी। वो जिस भी कैटेगरी के है जो होमगार्ड के अभ्यर्थी है तो उनको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक कोटा के अंतर्गत आते हैं तो उसको उम्र सीमा में जो है अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
चलन दस्ता सिपाही की बात करेंगे, उसके लिए भी आपका जो उम्र सीमा जो है वो मैट्रिक के अथवा समकक्ष का जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर जो जन्मतिथि अंकित होगी उसी के आधार पर की जाएगी। और जिसमें से न्यूनतम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष और अधिकतम आपका 25 वर्ष निर्धारित की गई है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 2 वर्ष का छूट दिया जाएगा, तो अर्थात न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा आपका 25 वर्ष। पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करते हैं तो उसके उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। ST/SC के लिए जो अभ्यर्थी है उसके जो न्यूनतम उम्र सीमा है उसमें से जो उम्र सीमा अधिकतम उम्र सीमा में वो 5 वर्ष का छूट दी जाएगा, अर्थात न्यूनतम उम्र सीमा उसके लिए 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और साथ ही साथ जो होमगार्ड के अभ्यर्थी है वो अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसको उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, अर्थात कह सकते हैं वो जिस भी कैटेगरी के हो उस कैटेगरी के अतिरिक्त उसे 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। आगे बात करते हैं आरक्षण की बात करते हैं। साथ ही साथ देखिए जो सरकारी सेवक है जो उच्चतर जो वेतनमान में सेवा समग्र में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं तो उन वैसे अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में भी 5 वर्ष का जो है छूट दिया जाएगा जो बिहार राज्य के सरकारी सेवक है। आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण का दावा जो बिहार के मूल निवासी है उसी को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरते समय आपको आरक्षण का दावा करना होगा। साथ ही साथ जाति के आधार पर जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो बिहार के मूल निवासियों को ही देय होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के अभ्यर्थियों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। यदि आप किसी भी अदर स्टेट से हैं, बिहार के अतिरिक्त किसी अदर स्टेट से हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तदनुसार उसके जो गैर आरक्षित कोटि समान कोटि के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित आयु उम्र सीमा तथा जो अर्हताएं लागू की गई है वो आपके लिए भी लागू होगा। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन में स्वयं को गैर आरक्षित सामान्य कोटि का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उसका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। वैसे भी जब आप निवास लगाएंगे तो आप अदर स्टेट के होंगे, तो यदि आपने गलत कोटि के भर दिए हैं तो आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने है कि जो भी अदर स्टेट के हैं वो आप फॉर्म भरते समय जनरल कैटेगरी फिलअप करेंगे। साथ ही साथ आगे बात करते हैं तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी है तो उसे जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और वहीं जो पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी है आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी है उसे जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको क्रीमी लेयर रहित NCL प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उनके अस्थायी अधिवास अंचल से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। और ये जो है आपका विगत 1 वर्ष पूर्व का निर्गत NCL प्रमाण पत्र होने का पर समान प्रशासन विभाग सरकार के परिपत्र इतना के अनुसार होगा। आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाओं का जो जाति एवं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ये कई बार बहुत से महिला अभ्यर्थियाँ गलती कर देते हैं, तो मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो विवाहित महिलाएं हैं आपको जो जाति बनानी है या NCL बनानी है या तो निवास प्रमाण पत्र बनानी है तो वो आपको अपने पिता के नाम से बनाना है, पिता के यहाँ से बनाना है। वहीं यदि आप तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। EWS कैटेगरी की बात करते हैं, उसके लिए भी आपका 1 साल का निर्धारित सीमा है कि 1 साल का पहले से बना हुआ होना चाहिए। EWS अभ्यर्थी के लिए EWS प्रमाण पत्र
आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए जो वगैरह कोड दिया गया है फॉर्म भरते समय। आवेदन का जो विकल्प एवं प्राथमिकता की बात करते हैं, अभ्यर्थी अपने पसंद के अनुसार सभी अभ्यर्थी को मद्य निषेध, कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही की जो अपनी प्राथमिकता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आप उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू मेरिट के बेसिस पे आपका जो रिजल्ट बनेगा। कक्षपाल की बात करते हैं जो गृह रक्षक कोटा के लिए मात्र जो बिहार के निवासी गृह रक्षक कोटि बिहार गृह रक्षक वाहिनी में नामांकित एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। और कक्षपाल जो भूतपूर्व सैनिक है वो बिहार एवं अन्य राज्यों के निवासी भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, सभी को पास करना जरूरी है, अनिवार्य होगा सभी के लिए परीक्षाएं। आगे बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। और चयन परीक्षा की बात करते हैं तो प्रथम जो चरण होगा आपका पर लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से आवेदन को संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र की संविदा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियां परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि आपका बहुत सारा शिफ्टों में एग्जाम होता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और इस प्रकार की पद्धति अपनाई जाएगी। सिलेबस की बात करते हैं जो बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा का सिलेबस है वही निर्धारित की गई है, जिसमें से लिखित परीक्षा में आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें से इतिहास भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, और विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और हालांकि आप इनके वेबसाइट पर जाकर जो आपका विस्तृत सिलेबस है पाठ्यक्रम है आप उसको देखकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा की बात करते हैं, लिखित परीक्षा आपका 100 अंकों की होगी जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न भी होंगे और ओमार में आपको एग्जाम दिया जाएगा। और परीक्षा ओमार सीट पर आधारित होगी और ओमार सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक आपका सुरक्षित रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो लिखित परीक्षा में है 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। अर्थात आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में किया जाएगा। साथ ही साथ आपका कक्षपाल की बात करते हैं तो कक्षपाल के लिए शारीरिक माप है। और लिखित परीक्षा अंतिम आप देख सकते हैं जो लिखा गया है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक अर्थात क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, मेरिट आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर बनने वाला है जो आपका द्वितीय चरण की है। तो इसमें आप देख सकते हैं तो इसके लिए जो टोटल अंक की बात करते हैं, टोटल अंक इसमें भी आपका 100 निर्धारित किया गया है, जिसमें से सबसे जो पहला है आपका दौड़ के लिए 50 अंक निर्धारित की गई है। और 50 अंकों की बात करेंगे तो उसमें से जो आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपका 1 मील की दौड़ आपका 1600 मीटर की दौड़ जो अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरा करना है। 5 मिनट से यदि आपने कम समय लिए हैं आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप जाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से और 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में यदि आपने दौड़ पूरा कर लिया तो आपको 30 अंक मिलेगा। और सबसे अंत में 5 मिनट 40 सेकेंड से और 6 मिनट के पूर्व यदि आपने समय पूरा कर लिया तो आपको 20 अंक मिलेगा। साथ ही साथ महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर की दौड़ अधिकतम 5 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। और जो महिलाएं जो 4 मिनट से कम समय में पूरा करते हैं उसे 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के अंदर यदि आपने समय को दौड़ को पूरा कर लिया तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो पुरुष अभ्यर्थी है उसके लिए आपको अधिकतम जो समय दिया गया है 1600 मीटर दौड़ के लिए आपको 6 मिनट का समय दिया गया है। और महिला के लिए 1000 मीटर की जो दौड़ होगी वो अधिकतम 5 मिनट में आपको पूरा करना है। गोला फेंक में 25 नंबर निर्धारित की गई है, जिसमें से आप यदि आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा।
17 फीट से 18 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट तक आपको 17 अंक मिलेगा और वहीं 19 फीट से 20 फीट तक आपको 21 अंक मिलेगा। और यदि आपने 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिया तो आपको 25 अंक मिलेगा। और 16 फीट से जो कम फेंकेंगे वो पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। कम से कम आपको 16 फीट की दूरी तक आपको गोला फेंकना है। गोला की वजन की बात करेंगे तो 16 पाउंड का गोला होगा पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड का गोला होगा और कम से कम आपको 12 फीट तक फेंकना होता है। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं, 14 फीट से कम फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। वहीं 14 फीट से ज़्यादा हम 15 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। और 15 फीट से ज़्यादा हम 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और वहीं आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए इस प्रकार आप देख सकते हैं। और आगे ऊंची कूद की बात करेंगे तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4 फीट निर्धारित की गई है, जिसमें से 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच में 17 अंक मिलेगा और 4 फीट 8 इंच में 21 अंक मिलेगा और 5 फीट पे आपको टोटल 25 अंक मिलेगा। तो 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी वो सफल घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं की बात करेंगे तो अधिकतम ऊंचाई आपका 3 फीट निर्धारित की गई है। 3 फीट तक फेंकते हैं, 3 फीट तक आप ऊंची कूद करते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच तक आपको 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच तक आपको 21 अंक मिलेगा। वहीं 4 फीट तक आपको 25 अंक मिलेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और तृतीय चरण आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन में जो प्रमाण पत्र आपने दिया है वो सारा को मिलाया जाएगा, जिसमें से मैट्रिक हो, जन्मतिथि हो, इंटरमीडिएट का हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा जाति हो। इस प्रकार जो सारा चीज़ मिलाने के बाद आपका अंतिम जो आपने मेधा सूची है, मेधा सूची आपका दिया जाएगा, जिसके आधार पर आपका सीट को पक्का किया जाएगा। मेधा सूची जो बनेगा, आपका मेरिट जो बनने वाला है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा पर बनने वाला है। और आवेदन शुल्क की बात करेंगे, किसी भी कोटि के अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क आपका 100 रुपया निर्धारित की गई है कट ऑफ तिथि। तो ये सारी कुछ चीज़ें था। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं और सिपाही का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जल्दी से जाइए और अंतिम तिथि से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए। ये 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और जल्दी जल्दी आप अपना डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लीजिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपका प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।